हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। ठीक है, और हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस कर लिया है वो है पहला सबसे कि बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। दूसरा पॉइंट बाल विकास की अवस्थाएं। तीसरा शारीरिक विकास। चौथा मानसिक विकास। पांचवा संवेगात्मक विकास। आपका छठा भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता, कल्पना, चिंतन और तर्क। ये जितने भी पॉइंट्स है हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आई थिंक हमने 60% पूरा बाल विकास का बिल्कुल शुरुआत से हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं और बहुत ही अच्छे से कहीं से भी आपके अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो 100% ये है कि प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्यक्तित्व परीक्षण के बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यानी बाल विकास के आधार कौन से हैं और उनको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहले ये जानिए कि हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि बाल विकास की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, वंशानुक्रम का अर्थ व परिभाषा क्या है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या है, वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम क्या है, बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव क्या है, ये टॉपिक रहेगा। तो चलिए फ्रेंड थोड़ा हम इसके बारे में जान लें। ठीक है, यानी जो बाल विकास का आधार है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राणी के गर्भ में आने से लेकर पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त होने की स्थिति मानव विकास है। और मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा होता है और इन कारकों ने दो प्रमुख है। ठीक है, इन कारकों में दो प्रमुख है, यहाँ रहेगा कि इन कारकों में दो प्रमुख है। एक तो है जैविक और दूसरा है सामाजिक। जैविक क्या होता है, सामाजिक क्या होता है। तो जैविक विकास का दायित्व जो होता है वो माता पिता पर होता है और सामाजिक विकास का जो दायित्व होता है वो वातावरण पर होता है। तो फ्रेंड सबसे पहले तो आपको यही याद करना होगा कि मानव विकास के जो कारक होते हैं, कारकों में दो प्रमुख है, एक तो जैविक और दूसरा सामाजिक। जैविक में जो आ जाता है वो माता पिता का दायित्व होता है और जो सामाजिक आ जाता है वो उसके वातावरण पर डिपेंड करता है। क्लियर। बालक लगभग 9 माह अर्थात 280 दिन तक माँ के गर्भ में रहता है और तब से ही उसके विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब भ्रूण विकसित होकर पूर्ण बालक का स्वरूप ग्रहण कर लेता है तो प्राकृतिक नियमानुसार उसे गर्भ से पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। तब बालक के विकास की प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से विकसित होने लगती है और बालक के विकास पर वंशानुक्रम के अतिरिक्त वातावरण का भी प्रभाव पड़ने लगता है। और जन्म से संबंधित विकास को वंशानुक्रम तथा समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। और इस प्रकृति तथा पोषण भी कहा जाता है, यानी इसको प्रकृति या आपका पोषण भी कहा जाता है। उडवर्थ के कथन के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है उडवर्थ ने क्या स्टेटमेंट दिया है और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो उडवर्थ ने स्टेटमेंट दिया है कि एक पौधे का वंश क्रम उसके बीच में निहित है और उसके पोषण का दायित्व उसके वातावरण पर है। ठीक है, तो ये आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और हम वंशानुक्रम के अर्थ व परिभाषाएं जानने का प्रयास करेंगे। यानी वंशानुक्रम है क्या, इसका अर्थ क्या है और इसका डिफिनेशन क्या है। तो जैसे कि साधारणतः जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है, उसे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन उनसे पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं और इसी को हम वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवंशिकता आदि नामों से पुकारते हैं। बालक में उत्पन्न विशेषताओं के लिए उसके माता पिता को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता बल्कि उसके सगे संबंधियों को भी। तो फ्रेंड्स ये तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो कि वंशानुक्रम क्या है। तो जिस तरीके से जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से उसका माता पिता रहेंगे उसी के अनुसार जो बालक
बालक जन्म लेता है वो भी वैसा होगा। ऐसा नहीं है, वो अपने दादा के जैसे भी हो सकते हैं, यानी जो उसके सगे संबंधी है वैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये गलत बात है कि जैसा माता पिता रहेंगे वैसे ही उनका मतलब लड़का या लड़की रहेंगी। ठीक है, उसके संबंधी में जिस तरीके से जैसे लोग रहेंगे उनका भी प्रभाव बालक के ऊपर पड़ सकता है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले है रुथ बेंडिकट के अनुसार, और सबसे महत्वपूर्ण है, आप इन सभी को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रुथ बेंडिकट के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दिया है, इन्होंने जो बोला है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए कि वंशानुक्रम क्या है, ठीक है, तो आपको डिफिनेशन तो लिख ही देंगे, लेकिन साथ में आप ये भी लिख सकते हो स्टेटमेंट कि रुथ बेंडिकट के अनुसार कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यानी जिस तरीके से माता पिता का गुण संतान को प्राप्त होता है उसे ही हम वंशानुक्रम का नाम देते हैं। तो ये क्लियर हो गया। 3 पॉइंट है, यानी माता पिता का जो भी गुण होता है संतान को प्राप्त होता है, इसलिए इसे वंशानुक्रम के नाम से जाना जाता है। और ये जो स्टेटमेंट है किसके अनुसार है, तो रुथ बेंडिकट के अनुसार। ठीक है, और आप कभी नहीं भूलेंगे इस पॉइंट्स को, इस स्टेटमेंट को। अब हम बात करते हैं वुडवर्थ के शब्दों में इन्होंने क्या बोला है। तो इन्होंने जो वंशानुक्रम की जो डिफिनेशन दिया है, अपने अनुसार इसका जो परिभाषा बताया है, ये जो बोलते हैं कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं। ठीक है, जो रुथ बेंडिकट थे वो बोले थे कि माता पिता के जो भी गुण बालक प्राप्त करता है उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं, लेकिन जो वुडवर्थ है इनका जो स्टेटमेंट है ये बोलते हैं कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं। ठीक है, जो जीवन का आरंभ करते समय जन्म के समय नहीं, वरन यानी जब गर्भ के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि जब बालक जन्म लेता है या बालिका जन्म लेती है तभी उसका प्रभाव पड़ता है। जब वो गर्भ में होता है तब भी उसका वंशानुक्रम या आपका जो वातावरण है उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये किनके अनुसार, तो वुडवर्थ के अनुसार बहुत ही अच्छे से इन्होंने बोला है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती है जो जीवन का आरंभ करते समय, ठीक है, और जन्म के समय नहीं, वरन गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये वुडवर्थ के शब्दों में हमने 2 पॉइंट डिस्कस किया। पहला तो आपका रुथ बेंडिकट और दूसरा है वुडवर्थ के शब्दों में। अब हम बात करते हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार, ये क्या बोलते हैं जेम्स ड्रेवर जी, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो जेम्स ड्रेवर जी बोलते हैं कि माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही क्या है, वंशानुक्रम है। तो जिस तरीके से अभी रुथ बेंडिकट का था, उन्होंने बोला कि माता पिता के गुण जो बालक प्राप्त करता है उसे हम वंशानुक्रम, सेम जो आपके जेम्स ड्रेवर है ये भी बोलते हैं कि माता पिता के जो भी विशेषता होता है वो जब हस्तांतरण उनके संतानों में होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। और वुडवर्थ जी जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि वंशानुक्रम में सभी बातें आ जाती हैं। जरूरी नहीं है कि जन्म से पहले, वो जब गर्भ धारण करता है उसके 9 महीने यानी 9 महीने पूर्व ही वो सभी उसके गुण उस संतान में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो रुथ बेंडिकट, दूसरा वुडवर्थ और तीसरा है जेम्स ड्रेवर। अब देखिए लास्ट है जे.ए. थॉमसन के शब्दों में, तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। यानी जो जेम्स थॉमसन ने बोला है या जे.ए. थॉमसन के शब्दों में कि जो वंशानुक्रम है, ठीक है, वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच, ठीक है, यानी क्रमबद्धता से जो पीढ़ियां चली आ रही है उनके बीच उत्पत्ति संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है वंशानुक्रम। यानी जो क्रमबद्ध पीढ़ी आ रही है उनकी सुविधा के लिए जो भी क्रमबद्ध पीढ़ियां आती है उनका ही नाम दिया गया है वंशानुक्रम। तो ये आप सभी को बहुत ही इजीली तरीके से ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो इससे अब हमें ये स्पष्ट होता है कि वंशानुक्रम की धारणा जो है क्या है, वो अमूर्त होती है।
ठीक है, यानी वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, अमूर्त होती है, जो धारण होती है वो अमूर्त होती है। इसको हम व्यक्ति के व्यवहारों और विशेषताओं के द्वारा ही जान सकते हैं। ठीक है, तभी तो हम जानेंगे कि हाँ, हम लोग बोलते भी हैं कि जो उसका स्वभाव है उसके माता या पिता से मैच कर रहा है या उसके भाई से मैच कर रहा है, तो हम उसके व्यवहारों और विशेषताओं के द्वारा ही जान सकते हैं। अतः मानव व्यवहार का वह संगठित रूप जो छात्र में उसके माता पिता और पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित होता है, उसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो बहुत ही आसान शब्दों में आप समझ गए होंगे कि वंशानुक्रम क्या है। तो आप लिख सकते हो कि मानव व्यवहार का वह संगठित रूप, ठीक है, मानव व्यवहार का वह संगठित रूप जो छात्र में उसके माता पिता या फिर उसके पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित होता है, उसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, वंशानुक्रम का अर्थ व एक परिभाषा लिखिए। तो जस्ट ऊपर डिस्कस किया, आप किसी में से भी एक को लिख सकते हो, आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, अगला है कि वंशानुक्रम की जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है। ठीक है, तो वंशानुक्रम मानव शरीर कोषों यानी आपका जो सेल्स का योग होता है और शरीर का आरंभ केवल एक कोष से होता है, जिसे संयुक्त कोष कहते हैं। ठीक है, और यह कोष आप देख सकते हो कि 2, 4, 8, 16, 32 और इसी क्रम में संख्या में आगे बढ़ता है। और संयुक्त कोष 2 उत्पादक कोषों का योग होता है और इनमें से एक कोष जो होता है वो पिता का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पितृकोष, और दूसरा जो होता है वो माता का होता है, जिसे हम मातृकोष कहते हैं। ठीक है, और उत्पादक कोष भी संयुक्त कोष के समान संख्या में बढ़ते हैं। पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोष में 23 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोष के गुणसूत्रों के 23 जोड़े यानी 23 पेयर्स होते हैं और गुणसूत्रों के संबंध में मन ने लिखा है। अब आप इसको याद कर लीजिएगा, मनोवैज्ञानिक के अनुसार है कि ये स्टेटमेंट पूछ लेता है। ठीक है, तो गुणसूत्रों के संबंध में मन ने क्या लिखा है, तो इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, अपना राय दिया है, अपना विचार दिया है, इन्होंने ये दिया है कि हमारे सब असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 46 गुणसूत्रों में निहित होते हैं। यानी जो भी हमारी असंख्य परंपरागत जो भी विशेषताएं होती है, इन 46 गुणसूत्रों में निहित होती है और ये विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान यानी आप पितृयों या जीनियस में होती है। ठीक है, अतः हम संयुक्त कोष, गुणसूत्र तथा पितृक के बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए हम जानते हैं संयुक्त कोष क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो संयुक्त कोष, ये गाढ़े एवं तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म का बना होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक या न्यूक्लियस होता है जिसके भीतर गुणसूत्र होते हैं। तो ये आपका संयुक्त कोष होता है। यानी जो संयुक्त कोष ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट जो आपका टेट होता है, सुपर टेट होता है, इस तरीके के प्रश्न उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो जो संयुक्त कोष होते हैं वो कैसे होते हैं, गाढ़े एवं तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म का बना होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है एक आपका नाभिक होता है जिसके भीतर गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, देखिए गुणसूत्र क्या होता है, तो प्रत्येक कोशिकाओं के नाभिक में डोरों के समान रचना पाई जाती है। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, तो जिनको हम क्रोमोसोम्स कहा जाता है और ये गुणसूत्र सदैव जोड़ों में यानी पेयर्स में पाए जाते हैं। और एक संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के जो होता है वो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, और जिसमें आधे पिता द्वारा, तभी तो 46 बना है, और आधे माता का होता है। ठीक है, और प्रत्येक गुणसूत्रों में छोटे छोटे तत्व होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है, यानी प्रत्येक गुणसूत्र के छोटे छोटे जो तत्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम जीन्स कहते हैं। और जो गुणसूत्र होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं जिनमें आधा पिता का होता है और आधा माता का होता है। तो आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, संयुक्त कोष क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है वो है पितृक, इसको भी हम जानते हैं जीने। तो एक गुणसूत्र के अंदर वंशानुक्रम के अनेक निश्चयात्मक तत्व पाए जाते हैं जिनको हम पितृक या जीन कहा जाता है।
ठीक है, जैसा कि एना स्टोशी ने लिखा है, देखिए इसको याद कर लीजिएगा, आप पितृ को जीन भी कह सकते हो। तो इन्होंने क्या बोला है कि पितृक वंशानुक्रम की विशेषताओं का वाहक है, ठीक है, जीन्स, जो किसी न किसी रूप में सदैव हस्तांतरित होता है। और ये किसने बोला है, तो एना स्टोशी ने बोला है कि जो जीन्स है या जीन इसे भी कह सकते हो या इसे पितृक भी कह सकते हो, जो पितृक वंशानुक्रम की विशेषताओं का वाहक है, जो किसी न किसी रूप में सदैव हस्तांतरित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से वंशानुक्रम विशेषताओं का जो वाहक है वो क्या है, तो वो क्या है, आपका पितृक या जीन्स है, जो किसी न किसी रूप में सदैव हस्तांतरित होता रहता है। अतः अपने माता पिता और पूर्वजों से जन्मजात विशेषताओं के रूप में हमें जो भी प्राप्त होता है वह माता पिता द्वारा प्रदान किए गए पितृकों के माध्यम से माँ के गर्भ में जीवन प्रारंभ होने से प्रारंभ होने के समय ही प्राप्त हो जाता है और यह स्वतः पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। यानी जैसे हमने शुरू में पढ़ा, तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा पितृक क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम। तो वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिकों तथा जीव मनोवैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक व रहस्यमय विषय है। वंशानुक्रम की प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न परीक्षण एवं प्रयोग किए गए हैं और वंशानुक्रम के स्वरूप को इन्हीं परीक्षणों के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है आपका वंशानुक्रम के सिद्धांत का नियम में सबसे पहला जो है वो है बीज कोष की निरंतरता का नियम। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो है समानता का नियम। तीसरा जो है वो है विभिन्नता का नियम। चौथा जो है वो है प्रत्यागमन का नियम और पांचवा जो है वो है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। ठीक है, आपका छठा जो है वो है मेंडल का नियम। तो फ्रेंड्स, इसको अब हम कल डिस्कस करते हैं, है ना। इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं ना, वैसे भी टाइम अभी ज्यादा नहीं है तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम में सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं कि बीज कोष, यानी पहला जो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो, 6 पॉइंट या आप आसानी के साथ लिख सकते हो। तो जो सबसे पहला है वो है बीज कोष की निरंतरता का नियम। तो इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता है। यानी जो ये आपका पहला नियम है बीज कोष की निरंतरता का नियम, यानी इस नियम के अनुसार बालक जन्म देने वाला जो बीज कोष होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। इस नियम के जो प्रतिपादक हैं वो बीजमैन का कथन है कि, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण जो है कि बीज कोष के निरंतरता का नियम किसने दिया है। ठीक है, इस तरीके का जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो पूछ भी लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि जो बीज कोष की निरंतरता का नियम दिए हैं वो किसने दिए हैं, तो इन्हीं के नाम पे है बीजमैन। ठीक है, जो इस नियम के प्रतिपादक है बीजमैन है और इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला जो बीज कोष होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए जो इनके प्रतिपादक बीजमैन है इन्होंने इस पे क्या अपना स्टेटमेंट कथन दिया है, तो इसको हम एक बारी देख लेते हैं। तो इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो ये दिया है कि बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक कोषों, ठीक है, केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है, उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, चलता रहता है। परंतु देखिए इन्होंने स्टेटमेंट जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने क्या, फिर से देखिए कि परंतु इसकी आलोचना करते हुए BN झा ने लिखा है। तो सबसे पहले तो जो आपका स्टेटमेंट है बीजमैन के अनुसार ये आपको बहुत ही अच्छे से याद करना होगा। जो बीजमैन ने स्टेटमेंट दिया है वो ये कि बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक, ठीक है, बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करता है, केवल उत्पादक सेल्स का निर्माण करता है। ठीक है, और जो बीज कोष होता है वो बालक को अपने माता पिता से मिलता है ना।
और वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। यानी जब एक बालक होता है उसको अपने माता पिता से मिलता है, फिर जब बालक माता पिता बनता है तो वो अपने बालक, तो इस तरीके से क्या होता है, हस्तांतरित होता रहता है। इस प्रकार जो बीज कोश है वो कभी नष्ट नहीं होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। परंतु ये तो बीजमैन ने अपना स्टेटमेंट दिया है, लेकिन इसकी आलोचना करते हुए BN झा ने जो लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर केवल बीज कोश के संरक्षक है। यानी जो BN झा है इसकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं और अपना जो स्टेटमेंट देते हैं वो ये देते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर क्या केवल बीज कोश संरक्षक है जिसे वह अपनी संतान को दे देते हैं। और जो बीज कोश है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस प्रकार हस्तांतरित किया जाता है मानो एक बैंक से निकलकर दूसरे में रख दिया जाता हो। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। सबसे पहले तो बीजमैन ने अपना स्टेटमेंट दिया जिन्होंने ये बोला था कि जो बीज कोश है वो कभी नष्ट नहीं होता है, एक बालक को अपने माता पिता से मिलता है, फिर जो बालक है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता रहता है। लेकिन इसकी आलोचना करते हुए BN झा ने ऐसा कह दिया कि वो उसके जन्मदाता न होकर केवल और केवल बीज कोश के संरक्षक है। और वो वही बात हो गई कि जिस तरीके से एक बैंक से दूसरे बैंक में रख दिया जाता है, तो इन्होंने इसका आलोचना किया है और यह मत है यह वंशानुक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या न कर पाने के कारण अमान्य है। ठीक है, तो इसको अमान्य माना गया है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें याद रखना है कि जो बीज कोश की निरंतरता का नियम दिया है वो किसने दिया है, बीजमैन ने दिया है। ठीक है, वो उन्होंने अपना स्टेटमेंट जो दिया था, इसकी जो आलोचना किया था वो BN झा ने किया था। और आप सभी को स्टेटमेंट भी बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, हम कल की वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो हमने सीखा कि वंशानुक्रम क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और जो स्टेटमेंट है रुथ वेंडिकट का, ड्रेवर का, थॉमसन का, वुडवर्थ का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो बीज कोश का निरंतरता का नियम किसने दिया है इसको भी याद कर लीजिएगा। और हम फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और जो आप अपना प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि प्रमोट के संबंध में कोई भी ऐसी नोटिस नहीं जारी कर रही है। तो आप अपना जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे से करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।